हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 के पार्ट 2 वीडियो में। यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव चैप्टर 4 पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। प्रीवियसली जितना भी वो मैंने पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसके आगे हम बात करेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिकली हमको यहाँ पर प्रेसिडेंट पे फोकस ज़्यादा दिया गया है और प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में अब हमको यहाँ पर पढ़ना है। सो लेट्स रीड इट। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट प्रेसिडेंट इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमने प्रीवियसली हम लोग ये देखते हुए आ रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं एंड मेन हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। And the president has wide-ranging executive, legislative, judicial and emergency power। जो प्रेसिडेंट है इनके पास वाइड रेंजिंग पावर होती है, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की, लेजिस्लेटिव की और एमरजेंसी पावर। एमरजेंसी पावर में क्या क्या आ जाती है? वीटो पावर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये सारी पावर्स जो भी प्रेसिडेंट करते हैं, इनको एक्वायर करते हैं, वो केवल किन के एडवाइस पे करते हैं? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे इन सारी पावर को प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं। अब देखिए, अगला मेन टॉपिक आपके बुक में दे रखा है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या क्या हैं, यहाँ पर रीड करते हैं। लेट्स रीड इट। देयर आर एटलीस्ट 3 सिचुएशंस वेयर द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पावर्स यूजिंग हिज और हर ओन डिस्क्रिशन। सो लेट्स रीड व्हाट आर दो सिचुएशंस। इन द फर्स्ट प्लेस, द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं, प्रेसिडेंट उनको बैक भी भेज सकते हैं, वापस उनको भेज सकते हैं। एंड आस्क काउंसिल टू रिकन्सिडर द डिसीजन। और जो उन्होंने भेजा है उस डिसीजन को रिकन्सिडर करने के लिए काउंसिल से आस्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सेकेंडली क्या है? द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ वीटो पावर बाय विच ही कैन विदहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव असेंट टू बिल्स अदर देन मनी बिल्स। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है मनी बिल्स का। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर भी है। वीटो पावर ये है कि अगर कोई भी बिल उसके पास आई है तो या तो उस बिल को रिफ्यूज़ कर सकता है या फिर उसको विदहोल्ड मतलब अपने साथ उसको रख सकता है जब तक वो चाहे। वो उस पर कोई भी कंसेंट नहीं दे सकता। अगर वो वो चाहता है कि इस बिल पे मैं अपना कोई भी कंसेंट नहीं देना चाहता तो वो ना दे और अपने साथ रख सकता है और उसको साथ ही साथ रिफ्यूज़ भी कर सकता है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या है? अगर वो मनी बिल है तो उसका रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, उसको अपना कंसेंट देना ही होगा। This veto power is limited because if the parliament passes the same bill again and send it back to the president, then the president has to give assent to that bill। ये जो veto power है लिमिटेड है। किस सेंस में लिमिटेड है? कि अगर उसी सेम बिल को रिकन्सिडरेशन के भेजने की बात दोबारा से पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो प्रेसिडेंट को किसी भी हालात में उस बिल पे अपना असेंट देना ही पड़ेगा। द प्रेसिडेंट हैज़ टू डिसाइड whom टू अपॉइंट एज द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के पास ये भी थर्ड पावर होती है कि उसको ये डिसाइड करना रहता है कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करना है। In such a situation, the president has to use his own discretion in judging who really may have the support of the majority or who can actually form and run government। तो यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट को ये चुनना रहता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, किसके पास मेजॉरिटी ज़्यादा है और कौन एक्चुअली गुड तरीके से परफॉर्म अच्छा कर पाएगा और गवर्नमेंट को रन कर पाएगा। व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट हैज़ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तब प्रेसिडेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो क्या होती है? वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑफ मेकिंग अ चॉइस एंड अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर की चॉइस बनाने के लिए जो है इनका बढ़ जाता है। अब देखिए, ऐसी जो कंडीशन थी वो कब बनी थी? जब एक कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तब उस टाइम पे जो है प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस वो ज़्यादा बढ़ गई थी। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को चूज़ करना था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। आपको याद है 1989 में जब कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उस टाइम पे प्रेसिडेंट को ज़्यादा महत्व दिया गया था, इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई थी। किस लिए ज़्यादा बढ़ गई थी? क्योंकि कोalition गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई, हर एक पार्टी सब मिल करके गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर मेन काम किसका था? यहाँ पर मेन काम था प्रेसिडेंट का कि वो प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करे।
अब देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये हमने पढ़ रखा है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर प्राइम मिनिस्टर है तभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होगा, और प्राइम मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करता है, हेड करता है। So, in the parliamentary system, it is essential that the Prime Minister has the support of the majority in the Lok Sabha. पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर को अगर मेजॉरिटी है तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा, अगर मेजॉरिटी नहीं है तो वो अपनी ऑफिस को लूज कर देगा। The moment this support of the majority is lost, the prime minister loses the office. जब भी मेजॉरिटी का सपोर्ट ख़त्म हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लॉस कर देता है और इसको रिज़ाइन करना पड़ता है। द प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड्स हु विल बी द मिनिस्टर इन द काउंसिल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स का डिसाइडेशन करना किसके हाथ में होता है, प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ में होता है। सो हु विल बी द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, Depending upon the seniority and political importance, the ministers are given the rank of cabinet ministers. उनकी सीनियोरिटी को देख करके और पॉलिटिकल रैंक को देख करके मिनिस्टर्स को जो है उनके रैंक्स मिलते थे। कैबिनेट मिनिस्टर, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर, एनिमल यूनियन मिनिस्टर, ये सारे उनको रैंक देख करके उनको दिया जाता है। इफ़ समवन बिकम्स अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी, बिना एमपी बने कोई मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है यहाँ पर बताया गया है। सच अ पर्सन हैड टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर अंदर उसको पार्लियामेंट में इलेक्ट होना पड़ेगा। The Council of Minister is collectively responsible to लोक सभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मैंने आपको बताया था, याद करिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। MCQ बेस्ड 1 मार्क्स में आपको ये सवाल पूछ सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, तो वहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। आसान सवाल है, आने के चांसेस कम है, पर हर एक चीज़ अपन को दिमाग में रख करके चलना है। अब देखिए, इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इंजॉयज अ प्रे एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर वो प्रे एमिनेंट प्लेस जो है गवर्नमेंट में इंजॉय करता है। प्रे एमिनेंट की मीनिंग है जो है श्रेष्ठ अवस्था जो है वो प्राइम मिनिस्टर इंजॉय करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने आपको जब भी प्रीवियसली भी बताया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर के विदाउट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही इनको चूज करते हैं। The death or resignation of the prime minister automatically bring about the dissolution of the council of minister। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है फर्स्ट केस, तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। सारे मिनिस्टर्स यहाँ से उनको अपनी अपनी रैंक छीन ली जाएगी। या फिर सेकंड केस है, अगर वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रिजाइग्नेशन करते हैं तब फिर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्यूशन हो जाएंगे। Though the chief minister, like the prime minister, is the leader of the majority, the governor has more discretionary power। चीफ मिनिस्टर की तरह, प्राइम मिनिस्टर की तरह जैसे मेजॉरिटी के लीडर होते हैं, वैसे जो हमारा गवर्नर होता है इसके पास भी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। अब देखिए अगला टॉपिक यहाँ पर हमको दिया गया है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, मतलब ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब देखिए आज के ज़माने में तो बच्चा जानता है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में। लोग छोटे से ही बोलने लगते हैं हमको IAS बनना है, IPS बनना है, IFS बनना है, IRS बनना है, तो ये ब्यूरोक्रेसी का ही एक पार्ट है। सो लेट अस टॉक अबाउट इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज सिविल सर्विस। सो ये भी सभी लोग आमतौर पर जानते हैं कि सिविल सर्विस डिस्क्राइब्ड होते हैं, इनका नाम जो है सिविल सर्विस। कई बार लोग पूछते हैं आपको कहाँ जाना है, तो कहते हैं भाई मेरे को आगे बड़े होकर के सिविल सर्विस में जाना है। तो छोटे बच्चों से ही लोग इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाते हैं। ट्रेंड एंड स्किल्ड ऑफिसर हु वर्क एज परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रेंड और स्किल्ड ऑफिसर होते हैं ये परमानेंटली एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के। जैसे फॉर एग्जांपल IAS, IPS, IFS, IRS, ये सारे। द लेजिस्लेचर ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो लेजिस्लेचर है वो क्या, ब्यूरोक्रेट्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी कंट्रोल अपना रखता है। द ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। जो ब्यूरोक्रेसी है ये माना जाता है कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल है।
द इंडियन ब्यूरोक्रेसी टुडे इज़ एन इनॉर्मसली कम्प्लेक्स सिस्टम। जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है आज के ज़माने में वो कम्प्लेक्स सिस्टम है। कैसे, किस सेंस में कम्प्लेक्स सिस्टम है? जैसे IAS IPS, ये सारे बहुत सारे यहाँ पर रैंक्स हैं, पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में पोस्ट रैंक्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। इट कंसिस्ट ऑल इंडिया सर्विस, State services. The Union Public Service Commission (UPSC) has been entrusted with the task of conducting the process of recruitment. इनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट माने इसका क्या होता है? भर्ती होना। रिक्रूटमेंट मीन्स भर्ती होना। तो यहाँ पर जो भी ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेसी में IAS IPS में भर्ती कौन से कमीशन के जरिए होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर हमको दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस। सिविल सर्विसेज की क्या क्या क्लासिफिकेशन है ये देखिए। ऑल इंडिया सर्विस पहले में क्या आता है? ऑल इंडिया सर्विस यहाँ पर आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS। सेंट्रल सर्विसेज में आता है इंडियन फॉरेन सर्विस IFS और इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS। स्टेट सर्विसेज में आता है सेल टैक्स का, सेल टैक्स ऑफिसर जो भी होते हैं उनका आ जाता है स्टेट सर्विसेज में। अब देखिए यहाँ पर दिया एन IAS और IPS ऑफिसर इज असाइंड टू अ पर्टिकुलर स्टेट। ये IAS और IPS ऑफिसर हैं, ये पार्टिकुलर स्टेट को जो ये असाइन होते हैं और स्टेट में रह करके, स्टेट के दायरे में रह करके अपना काम करते हैं। वेयर ही और शी वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर में इनको क्या करना रहता है? इनको वर्क करना पड़ता है। However, the IAS और IPS ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि ये स्टेट के थ्रू वर्क करते हैं, बट ये अपॉइंटेड किसके थ्रू होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। अब देखिए वर्क ये भले ही स्टेट के थ्रू करते हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। इन ऑफिसर्स के खिलाफ कौन एक्शन ले सकता है? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको रिक्रूट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है आपका ये चैप्टर एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली है। हमारे चैनल ओनली ह्यूमैनिटीज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पिछले जितने भी चैप्टर हैं उनके सारे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।